हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 3 अक्टूबर और जो आज की करंट अफेयर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हम, जिसमें बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ब्लैक कोकेन के बारे में। वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल, इसका अभी रिसेंट में मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है। और आर्म फोर्सेस एक्ट AFSPA के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये क्यों न्यूज़ में अभी फिर से एक ये जो फिश है कैट फिश, इसकी एक नई स्पीसीज़ का पता लगा है, पेंगेसियस इकारिया, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो इनके साथ ही कुछ और भी टॉपिक्स है, जैसे कि माहेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, अबॉर्शन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, फॉरेंस ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पेंशन। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं, ठीक है। और इनका सबका सोर्सेज क्या है? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ मैगजीन, ये सारे के सारे वहीं से लिए गए हैं, उन्हीं के आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा था, मतलब अबॉर्शन राइट्स के ऊपर, ठीक है। राइट अवेलेबल टू मैरिड वुमेन अंडर MTP एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 टू बी अबॉर्ट ए फोएटस विल आल्सो बी अवेलेबल टू अनमैरिड वंस। अब क्या है ना, MTP एक्ट के अनुसार में, MTP एक्ट के अंडर 1971 की एक्ट के अंदर क्या है ना, पहले क्या होता था कि जो मैरिड वुमेंस थी वही अबॉर्ट करवा पाती थी, लेकिन अब से क्या होगा कि अनमैरिड वुमेंस भी जितने भी जो भी अनवांटेड फीटस के साथ में है, उनको नहीं चाहिए कि भाई वो अकेले उसको पाले, या फिर कोई भी इशू के कारण अगर कोई अबॉर्शन करवाना चाहता है तो करवा सकता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन अंडर द अबॉर्शन लॉ इज़ आर्टिफिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अनसस्टेनेबल एंड प्रीपेटियस द स्टीरियोटाइप एंड दैट ओनली मैरिड वुमेन आर सेक्सुअली एक्टिव। तो यहाँ पे यही कहा है ना कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई केवल मैरिड ही करवा सकती है, अनमैरिड नहीं करवा सकती। एक वुमेन की बॉडी चाहे वो मैरिड हो या ना हो, ठीक है, वो सेम ही रहती है, उनके जो राइट्स है वो भी सेम होने चाहिए। तो यहीं पे यहाँ पे ऐसा ही कुछ बोला गया। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन मैरिटल रेप फॉर द सोल पर्पज ऑफ MTP एक्ट, मीनिंग ऑफ रेप मस्ट इंक्लूड मैरिटल रेप। तो यहाँ पे क्या कहा गया ना कि जो सोल पर्पज़ है MTP एक्ट का, उसका जो मीनिंग ऑफ रेप है वो उसमें क्या इंक्लूड कर दिया गया, मैरिटल रेप, कि भाई शादी के बाद भी अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए तो उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में लिया जाएगा। एनी अदर इंटरप्रिटेशन ऑफ रेप वुड हैव द इफेक्ट ऑफ कंपेलिंग ए वुमेन टू गिव अ बर्थ एंड टू रेज ए चाइल्ड विद ए पार्टनर हु इन्फ्लिक्ट्स मेंटल एंड फिजिकल हार्म अपॉन हर। अब यहाँ पे क्या कहा गया ना कि भाई ये ज़रूरी नहीं है। देखो पहले क्या होता था कि अबॉर्शन नहीं करवा पाते थे, और जो अनवांटेड चाइल्ड था उसको जन्म भी देना पड़ता था और उसको बड़ा भी करना पड़ता था उस पार्टनर के साथ जो आपको मेंटली और फिजिकली हार्म करता है, नुकसान पहुँचाता है। लेकिन अब क्या है ना, इसको रेप की कैटेगरी में डालने के बाद आप क्या है ना, इसका अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन अबॉर्शन करवाने के लिए भी कुछ एक टाइम पीरियड रखा गया है, लाइक जैसे कि द मैरिटल स्टेटस ऑफ वुमेन कांट बी ग्राउंड फॉर डिप्राइविंग हर राइट्स टू अबॉर्ट और अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई वुमेन मैरिड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका राइट टू अबॉर्ट है, कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है कि भाई उसको जन्म देना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी इसको अबॉर्ट कर सकती है, ठीक है। सिंगल और अनमैरिड वुमेन्स हैव राइट टू अबॉर्ट अंडर MTP एक्ट एंड रूल्स टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। पहले क्या था ना, सिंगल और जो अनमैरिड वुमेन्स थी, अगर रेप की कैटेगरी, अगर किसी के साथ में भाई जोर ज़बरदस्ती के थ्रू वो प्रेग्नेंट हुए तो MTP एक्ट के थ्रू है ना, क्या वो अबॉर्शन करवा सकते थे। लेकिन अब जो मैरिड वुमेन्स हैं उनको भी इसके अंदर ले लिया गया है, लेकिन इसके लिए 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मैक्सिमम टाइम रहेगा। For the purpose of abortion, rape will include marital rape, prohibiting single or unmarried pregnant women with pregnancy between 20 to 24 weeks from the accessing abortion, while allowing married women would fall foul to the spirit guiding Article 14 right to equality। भाई आर्टिकल 14 के अनुसार देख के तो सब इक्वल है, ठीक है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, तो एक तरह से सबको समान अधिकार मिलने चाहिए।
देर इज़ नो नीड टू रजिस्टर एन FIR फॉर रेप। अब क्या है ना, अभी FIR रेप की FIR कराने की कोई ज़रूरत नहीं है अबॉर्शन के लिए। अबॉर्शन अब वैसे ही अलाउ कर दिया जाएगा इफ़ द वुमेन हैज़ क्लेम्ड दैट ही हैज़ बीन रेप्ड इवन बाय अ मैरिड पार्टनर। अब जो सेकंड टॉपिक है वो रहेगा कि अभी क्या है ना, रिसेंट में रशिया ने रेफरेंडम करवाया है कुछ जो यूक्रेन के जो पहले रीजन थे उनका, तो उसके वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो किस में मिलना चाहते हैं रशिया के अंदर। और वो कौन से 4 एरिया हैं, एक तो लुहानस्क हो गया, एक दोनेत्स्क, ठीक है, जफोरिजिया और खैरसन। ये 4 एरिया हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट वहाँ की, जो कि अब किस में मिलने जा रही है, रशिया के अंदर। अब बात करते हैं आर्म फोर्सेस की स्पेशल पावर एक्ट AFSPA के बारे में। रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उसने जो ये आर्म फोर्सेस की जो पावर है या फिर इसका जो टर्म है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में उसको बढ़ा दिया गया है अगले 6 महीने के लिए। और ये एक्ट है क्या, इसके बारे में इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था ना क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो लोग है ना उग्र होते जा रहे थे और उस चीज़ को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसको 4 ऑर्डिनेंस के थ्रू लागू किया गया था 1947 के अंदर। द ऑर्डिनेंस वाज रिपेल्ड बाय एन एक्ट ऑफ 1948। 1948 के बाद इसके जो ऑर्डिनेंस थे उनको रिप्लेस कर दिया गया और इसको एक्ट के अंदर बना दिया गया। जो प्रेजेंट लॉ इफेक्टिव में है, जो अभी लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, वो इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर 1958 में। 1958 में उस टाइम पे कौन थे होम मिनिस्टर किनके द्वारा ये लागू किया गया था, वो थे GB पंत। इट वॉज नॉन इनिशियली एज आर्म्ड फोर्सेज असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958। एक मिनट। After the state of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland came into being, the act was also adapted to apply to these state as well। देखो, जब जैसे ही ये स्टेट्स बनी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, तो उस टाइम जैसे ही इनको फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला तो उसी टाइम पे इनके ऊपर भी ये एक्ट लागू हो गई थी। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये था अभी तक का बैकग्राउंड और अभी इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। AFSPA गिव अनफेटर्ड पावर टू द आर्म फोर्सेस। अब इस एक्ट के दौरान क्या है ना, आर्म फोर्सेस के पास में है ना इमेंस पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। और साथ ही साथ जितने भी सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं उनके पास में, जिनको कि डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर डिप्लॉय किया जाता है, कि जहाँ पे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही हो, है ना, तो उस बेस पे इनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। और इनके पास पावर होती है कि किसी को भी गोली तक मार सकते हैं, कि भाई किस बेस पे, लैंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। और उस चीज़ के लिए इनको किसी भी तरह की कोई भी वारंट की भी ज़रूरत नहीं होती, और इनको प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है लीगल सूट्स की। ठीक है, इस चीज़ के अंदर द लॉ फर्स्ट केम इन टू बीइंग इन 1958 टू डील विद द अपराइजिंग इन द नागा। अब क्या है ना, स्टार्टिंग में ये कब स्टार्ट हुआ था, जब नागालैंड के अंदर जो नागा के जो लोग थे वहाँ के उस एरिया के, तो उन्होंने क्या है ना, वो थोड़ा सा उग्र हो गए थे। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को वहाँ पे लागू किया गया था फर्स्ट टाइम 1958 के अंदर। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 1972। 1972 के अंदर इसको अमेंड किया गया, और जो इसकी पावर्स थी उसको डिक्लेयर किया गया कि इनको वहीं पर लागू किया जाएगा जहाँ का जो एरिया होगा वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रखा हो काफ़ी। ठीक है, त्रिपुरा ने इस एक्ट को रिवोक कर दिया था, हटा दिया था 2015 के अंदर। मेघालय इसके अंदर रहा कम से कम 27 साल तक ये एक्ट मेघालय के ऊपर लागू रही है। फिर इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसने 1 अप्रैल 2018 को इसको हटा दिया। करंटली ये असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल के कुछ पार्ट्स के अंदर अभी भी लागू है। अभी इसके साथ में कंट्रोवर्सी क्या है,
पहला है कि ये ह्यूमन राइट वोलेशन करती है। द लॉ एम्पावर सिक्योरिटी पर्सनल डाउन टू नॉन कमीशनड ऑफिसर टू यूज़ फोर्स एंड शूट इवन द कॉजिंग ऑफ डेथ, कि भाई इनको ये पावर भी है कि ये किसी को गोली भी मार सकते। It also grants soldier executive powers to enter premises, search and arrest without a warrant, कि भाई बिना किसी वारंट के ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, उनकी जगह को सर्च कर सकते हैं, है ना। जो मतलब इनके पास एक तरह से फुल प्रूफ इतनी पावर होती है कि किसी को भी पकड़ के उठा के उनको गोली मार सकते हैं अगर इनको ये शक है कि ये किसी भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर बाई आर्म्ड फोर्सेज हैज़ ऑफन लेड टू एलिगेशन ऑफ फेक एनकाउंटर्स। देखो जहाँ पे इतनी पावर्स मिलती है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका मिसयूज़ भी होता है, और इसी का मिसयूज़ काफ़ी बार हो भी चुका है, जो कि अभी भी इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एक्ट है ये काफ़ी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करती है। लोगों का फेक एनकाउंटर कर दिया जाता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि उन पर शक होता है कि ये शायद कुछ गलत काम कर रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो गलत कर भी रहा हो या नहीं, या फिर किसी और ने फंसा दिया हो, तो उस चक्कर में कई लोगों के फेक एनकाउंटर भी हो जाते हैं। तो इसी वास्ते जो नागालैंड और जम्मू कश्मीर में जितनी बार भी इसको इम्पोज किया गया है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होते रहे हैं ऐसे। अब फिर रिकमेंडेशन ऑफ जीवन रेड्डी कमेटी। इन नवंबर 2004 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी एक 5 मेंबर की कमेटी, जिसको हेड किसने किया था, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने, कि भाई जो ये एक्ट है इसके प्रोविजंस को देखने के लिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर जिसको लागू किया गया था कि ये सही है या नहीं। तो कमेटी ने इसके ऊपर कुछ रिकमेंडेशन दिए कि इस एक्ट को रिपील कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, इसकी जगह पे कोई अप्रोप्रिएट प्रोविजंस इंसर्ट किए जाने चाहिए, किसके अंदर, यूएपीए के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, इसको लागू कर दो, इसको हटा दो, ऐसा, ठीक है ना। और यूएपीए एक्ट को भी मॉडिफाई करना चाहिए कि ऐसे इस तरह से पावर देनी चाहिए आर्म फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, कि भाई वो मतलब एक तरह से किसी उनका मिसयूज़ ना कर पाएँ, ठीक है। एक तरह से उनके ऊपर थोड़ी बहुत फाउंडेशन भी होने चाहिए, चेक एंड बैलेंस भी होने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे ये एक्ट को लागू करा जाए, वहाँ पे ग्रीवेंस सेल्स को भी बनाया जाए, ताकि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो वहाँ पे आके कंप्लेंट वगैरह कर सके। फिर बात करते हैं सेकेंड ARC रिकमेंडेशन की। तो सेकंड ARC की जो 5th रिपोर्ट है पब्लिक ऑर्डर के ऊपर, वहाँ पे भी इस एक्ट को हटाने के लिए रिकमेंडेशन करी गई है कि जो ये AFSP एक्ट है इसको हटा दिया जाए, है ना, इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इस एक्ट पे, कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ASPA इन 1998 जजमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने इसको सही करार दिया था, लेकिन in this judgment, Supreme Court held that a suo motu declaration can be made by a central government. However, it is desirable that the state government should be consulted by the central government before making the declaration. तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट के अंदर इस एक्ट को लागू कर सकती है, ठीक है। वहाँ पे जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको इमेंस पावर दे सकती है, लेकिन उस इतनी पावर देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे कंसल्ट करना ज़रूर चाहिए। तो ऐसा कहना किसका था, सुप्रीम कोर्ट का, अपनी जजमेंट के अंदर। द डिक्लेरेशन हैज़ टू बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ड्यूरेशन, कि भाई जितने जो ये डिक्लेरेशन कर रहे हो, जिसमें मतलब इस एक्ट को किसी स्टेट के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर अगर आप लागू कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है। उसका एक टाइम सेट कर दिया गया जो था 6 मंथ। 6 मंथ के बाद वो अपने आप एक्सपायर हो जाती थी। वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर confirmed upon him by AFSPA, the authorized officer should use minimal force for necessary for the effective action. तो अगर जहाँ पे भी इस एक्ट को लागू कर दिया गया, तो वहाँ का जो ऑथराइज पर्सन है, जो भी ऑफिसर है जिसके अंडर में ये काम करती है, तो उसको कहा जाए कि वो कम से कम फोर्स का यूज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में। अब बात करते हैं महेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। किसके साथ में, महेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ में, जो कि पिछले 30 साल से चल रहे थे। मतलब उनके साथ एग्री हुआ था कि हाँ भाई आपसे हम इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करेंगे।
और ये कैंसिल क्यों करे गए, क्योंकि ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स, सेवरल इरेगुलरिटी है ना, और कई तरह के कंपनी के ऊपर एलिगेशन भी लगे हुए थे, और इनकी वजह से करीबन 61 गांव डूब गए थे पानी में। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इनके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो कैंसिल कर दिए। महेश्वर डैम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका महेश्वर डैम सबसे लार्जेस्ट डैम है, और इसके साथ ही साथ 30 और बड़े डैम और 135 स्मॉलर डैम भी हैं। कहाँ पे? नर्मदा वैली पे। की पॉइंट क्या है? नर्मदा लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, जो कि कहाँ से? पेनिसुलर रीजन से फ्लो करती है थ्रू ए रिफ्ट वैली, है ना, और किसके बीच से होते हुए जाती है? विंध्या रेंज से बीच से होती जा रही है, और सतपुड़ा के साउथ रेंज में। नर्मदा जो है, नर्मदा इज़ फॉलोइंग थ्रू एन एरिया, ऐसे एरिया से फ़्लो करती है जहाँ की जो लैंड है ना वो ढलान में नहीं है, ठीक है, कि भाई वो कहीं वेस्ट की तरफ ढलान में हो तो इस वजह से वो उधर की तरफ बहती हो, ये बहती है ड्यू टू रिफ्ट वैली। और ये राइज़ कहाँ से होती है? ये होती है मैकाल रेंज से राइज़ होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है अमरकंटक, जो कि किसके पास है? अमरकंटक के पास, मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पे, इसका लास्ट पार्ट कहाँ पे ड्रेन होते हैं? मध्य प्रदेश में, और कुछ थोड़ा बहुत जो पानी है ये वो कहाँ ड्रेन करती है? महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। द रिवर नियर जबलपुर फॉर्म्स द धुआंधार फॉल, ठीक है, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में ये कौन सा फॉल क्रिएट करती है? धुआंधार। और इसकी सेवरल आइलैंड, छोटे छोटे एस्चुरीज है नर्मदा के अंदर, जिसमें से आलियावेट सबसे बड़ी है। इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी है हिरान, ओरसांग, बारना और कोलार। इस पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है इंदिरा सागर, सरदार सरोवर और महेश्वर एक्सेट्रा, है ना। फिर इसको बचाने के लिए एक आंदोलन भी चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। इट इज़ एन इंडियन सोशल मूवमेंट्स स्पेयरहेडेड बाय नेटिव ट्राइब्स, जो वहाँ की नेटिव ट्राइब्स थी, फार्मर्स थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनके द्वारा इसको चलाया गया। और सरदार सरोवर डैम जो था गुजरात का सबसे बड़ा डैम जो है इस रिवर के ऊपर, वहाँ वो इसका सबसे पहला मेन पॉइंट था। यहाँ आप देख सकते हो महेश्वर यहाँ पे है, ओमकेश्वर, नर्मदा सागर, तावा, बैरगी और सरदार सरोवर यहाँ पे गुजरात के अंदर। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। अब क्या था इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन? ये हुआ था 1 अक्टूबर, जो अभी रिसेंट में गई है, तो उस दिन इसको उस उपलक्ष्य के रूप में बनाया जाता है। 14 दिसंबर 1990 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अक्टूबर 1 को एज ए इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन के रूप में मनाने का प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। दिस वाज प्रीसेडेड बाय इनिशिएटिव सच एज वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग। उन चीज़ों को भी ध्यान में, मतलब जो एजिंग के ऊपर वियना इंटरनेशनल के अंदर जो प्लान बनाया था, ठीक है, उसके बेस पे भी इसको लागू किया गया था, जो अडोप्ट किया था 1982 में वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग एंड एंडोर्स लेटर दैट ईयर बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके द्वारा इसके ऊपर प्रॉपर मोहर लग गई थी कि हाँ 1 अक्टूबर हर साल इसको इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाएगा। ओके तो यही सब यहाँ पे भी बताया गया है कि मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान जो एक्शन ऑफ एजिंग है वो वहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्ड किया गया। अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी गई, भाई चैलेंजेस जो भी, जब इंसान की जो एज है बढ़ती जाती है तो उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी के अंदर, उन चीज़ों के बारे में इसमें बात करा गया था। 2022 का जो थीम क्या रहा था? रिसाइलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू हाईलाइट द रिसाइलेंस ऑफ ओल्डर वुमेन इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक एंड लाइफ लॉन्ग इनइक्वालिटीज़, कि जो ओल्डर वुमेन्स हैं ना उनको कितनी प्रकार की सोशल इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, ठीक है। कि भाई आजकल तो क्या होता है, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के निकल देते हैं बच्चे, या फिर उनके ऊपर रौब जमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। आई होप आप में से ऐसा कोई ना करता हो। टू राइज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूव वर्ल्ड वाइड डाटा कलेक्शन डिसएग्रीगेटेड बाय द एज एंड जेंडर, कि भाई इसके लिए अवेयरनेस
जगाने के लिए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड से इन चीज़ों का डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। एज के अनुसार, जेंडर के अनुसार देखना चाहिए कहाँ पे किन चीज़ों की कमी रखी जा रही है और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इंडिया के अंदर इंडिया ने इस चीज़ से निपटने के लिए कुछ काफ़ी स्कीम्स चला रखी हैं, ठीक है। जो ओल्ड एज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वोमेन हो, उनके लिए काफ़ी तरह की स्कीम्स और प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। उनमें से पहला है अटल वायु अभ्युदय योजना, ठीक है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब पूरा जो इसका फंड है, जो पैसा वैसा है, जो भी सारा काम है वो सेंटर खुद उठाती है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस डिपार्टमेंट के थ्रू इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना में क्या है ना कि जितनी भी बाकी की स्कीम है, फ्यूचर प्लान्स है, स्ट्रेटजी है, सबको एक साथ लेके चला गया है। और इसी के अंडर में कुछ और भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स को लागू किया गया, जैसे कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, राष्ट्रीय वायुश्री योजना। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है। और सेकेंड के बारे में भी पूछा गया था कि ये है क्या, तो ये है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, कि इनको दोबारा से री एम्प्लॉय करा जा सके अगर कोई किसी भी क्षेत्र में काफ़ी विद्वान है, ठीक है, और उनकी एज अभी ऐसी है कि वो दोबारा से जॉब कर सके, तो उनको दोबारा से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। एक्शन ग्रुप्स एम्ड एट सोशल रिकन्स्ट्रक्शन, सीनियर केयर एज ग्रोथ इंजन, सेज के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये सब स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया था, NSAP गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री के अंडर में इसको लागू किया गया। और इसके अंदर क्या था, जितने भी एल्डरली लोग थे, विडो थे, डिसेबल पर्सन थे, जो किससे बिलोंग करते थे, BPL से, बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो कोई क्राइटेरिया है इनका मिनिमम, अगर उसको फुलफ़िल करते हैं तो इनको मंथली क्या है ना 200 से 500 रुपये जो एल्डरली पीपल हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर किसी कारण से जो इनके घर में मतलब एक ब्रेड विनर है, मतलब जो कमा के लाता है, जिसके भरोसे पूरा घर चल रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उस फैमिली को 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ये जो बूढ़े या ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया 2010-11 में, ठीक है। स्टेट के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया गया था, ठीक है। और ये डेडिकेटेड किस में है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, जो कि 60 साल से ऊपर के एज के जो लोग हैं उनके लिए, उनकी जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करी जाएंगी इसके द्वारा। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की, जो ये अभी न्यूज़ में क्यों है। द असम गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ मेंबर्स हु वर अपॉइंटेड फॉर 200 एडिशनल फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स दैट वर सेट अप प्राइमरली टू हैंडल केस रिलेटेड टू नेशनल एंड NRC, कि जो 200 एडिशनल जो मेंबर्स थे, ठीक है, जो असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो मेंबर्स थे जिनको अपॉइंट किया गया था इन ट्रिब्यूनल्स के काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो जो उनका जो टाइम पीरियड था वो अभी ख़त्म हो गया। तो असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया है कि उनका जो टाइम पीरियड उसको अब एक्सटेंड और नहीं किया जाएगा। तो ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है ये एक तरह की क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। इसके कुछ मेंबर्स जुडिशरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एक जो मेंबर होगा वो डेजिग्नेटेड होगा सिमिलर टू जज, कि भाई जितने भी केसेस आएंगे NRC से रिलेटेड तो उनको ये देखते हैं कि भाई उनकी जांच पड़ताल करते हैं कि ये सही है या नहीं। जजेस एडवोकेट हैव बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स अंडर द फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट 1941 एंड फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये एक फिश है पेंगेसियस इकारिया, आई डोंट नो, ऐसा ही बोलेंगे इसको, इसारिया, ठीक है। GS3 स्पीसीज़ का जो चैप्टर है, मतलब जो टॉपिक है, उसके अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। ये एक तरह की नई कैटफिश की स्पीसीज़ है जो डिस्कवर हुई कहाँ पे, कावेरी रिवर के अंदर इसको पकड़ा गया है, मैत्रू डैम के पास में। ये एक तरह की एडिबल स्पीसीज़ है, खाया भी जा सकता है इसको, और ICAR ने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है। और ये बिलोंग कौन सी फैमिली से कौन से जीनस से करती है, पेंगेसियस।
मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई ये जो नाम है ये किससे बिलोंग करता है। आपको 4-5 नाम दे देंगे तो ये नाम किससे बिलोंग करता है। या फिर अगर फ़िश है तो पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी रिवर के अंदर ये पाई जाती है। तो मोस्टली तो क्वेश्चन यही आएगा कि ये नाम बिलोंग किससे करता है। इस स्पीसीज़ ये खाई भी जा सकती है एक तरह से, और लोकल इसको क्या कहते हैं, कॉल इट आई किलुथी इन तमिल लैंग्वेज के अंदर इसको आई किलुथी के नाम से बोला जाता है। और ये एक तरह की हाई कमर्शियल वैल्यू कंटेन करती है, मतलब इसको बेचा भी जा सकता है, ठीक है। और मैत्तूर डैम जो लार्जेस्ट डैम है साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इट इज़ सिचुएटेड अक्रॉस द कावेरी रिवर। और ये जो ब्लैक दिख रहा है ये एक तरह की कोकीन है, ब्लैक कोकीन। इसके बारे में पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये टॉपिक लिया गया। रिसेंटली द एनसीबी ने एक बोलिवियन वुमेन को अरेस्ट किया मुंबई एयरपोर्ट से, जिसके पास ये ब्लैक कोकीन थी। अब ब्लैक कोकीन है क्या, ठीक है, ये एक तरह की रेयर ड्रग है। और इसके अंदर जो रेगुलर जो ड्रग होती है, जो कोकीन होती है, उसके अंदर चारकोल जैसे सब्सटेंस को मिला दिया जाता है ताकि उसका कलर बदल जाए, ठीक है। और ऊपर से चारकोल क्या करता है ना, जो ड्रग्स की जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, उसको दबा देता है। चारकोल के अंदर क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं, और वो काम क्या करते हैं, वो जितनी भी स्मेल होती है उस चीज़ को दबा देते हैं। तो जितने भी स्निफिंग डॉग होते हैं, जो कुत्ते जो सूंघ के ये बता देते हैं ना कि यहाँ पे ड्रग्स है या नहीं, एयरपोर्ट्स वगैरह पे, रेलवे स्टेशंस पे, कि भाई वो इसको सूंघ ना पाए और उससे पता ना चले। तो ड्रग पेडलर्स जो इंडिया में आते थे साउथ अमेरिकन कंट्रीज से, वो इन चीज़ों का यूज़ करते थे। लेकिन फिर भी जो डॉग वगैरह हैं इसको स्निफ कर ही लेते हैं, कभी अब लोग काफ़ी पकड़े जाते हैं इसमें। द प्योर कोकीन जो होती है वो रिकवर होती है मिक्सचर, recovered from the mixture by extraction using a common organic solvent such as मिथाइलिन क्लोराइड और एसीटोन। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर मिथाइल एसीटोन इनको मिला दें तो इससे जो प्योर जो कोकीन थी उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला सीएनजी टर्मिनल होगा, और जो कहाँ पे होगा, ब्राउनफील्ड पोर्ट एट भावनगर गुजरात के अंदर। दिस प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज ड्यूरिंग द जनवरी 2019 वाइब्रेंट गुजरात समिट। जो गुजरात समिट हुआ था वाइब्रेंट 2019 में, उसके अंदर सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था, और अभी इसको बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको बनाया जाएगा, ठीक है। और इसकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी होगी वो 1.5 मिलियन मेट्रिक टन होगी पर एनम। टर्मिनल में 4 लार्जेस्ट लॉक गेट सिस्टम होंगे पूरे वर्ल्ड में इससे बड़े लॉक गेट सिस्टम नहीं होंगे कहीं पे भी। और बस यही है, इसको हर तरह से रेलवे, रोड, ठीक है, और सी से हर जगह से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर। कोई भी कमी हो, कुछ गलती हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई कमी हो तो सुझाव हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।